हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स। और फिजिक्स के संपूर्ण किताब के मतलब पूरी किताब से हम 110 आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाले हैं। मैंने आप सभी से एक वीडियो लाया था, तो उसमें हमने कहा था कि ये बता दीजिएगा कि अगर आपको पूरी फिजिक्स के कंप्लीट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो कहिएगा, हम आपको वीडियो ला देंगे। तो लगभग मैंने कहा था 10 भी स्टूडेंट अगर कहेंगे ना तो वीडियो हम ला देंगे। तो फिलहाल 40 स्टूडेंटों से अधिक स्टूडेंटों ने कमेंट किया था कि सर फिजिक्स की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर वीडियो लाइए। तो चलिए आज हम लेकर आ चुके हैं संपूर्ण किताब के आपके 110 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन को हल करते हुए चलेंगे। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, इससे बाहर नहीं आने वाले। क्या नहीं आने वाले दोस्त। तो इसलिए सभी को आज का ये वीडियो सभी को देखना है। सब कुछ छोड़कर ये पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का। चलिए, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सबसे पहला हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन क्या है कि कूलाम के नियम का सूत्र क्या है। अब कूलाम के नियम का क्या सूत्र है दोस्त, तो ये हमने F इक्वल टू क्या पढ़ा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। बताइए, यही ना कूलाम का नियम पढ़ा था जी। तो यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे हमने ये बताया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, एक नियतांक है। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ओनली K भी लिख सकते हैं। और ये Q1 Q2 अब बाई R स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि F इक्वल टू Q, देखिए ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक गुणा है। तो K फिर से Q1 Q2 अब बाई मतलब होता है बटे R स्क्वायर है। तो ये आपका सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। यहाँ पे देखिए R है ओनली, तो ये तो R स्क्वायर होगा, तो ये होगा नहीं। फिर यहाँ पे R स्क्वायर है, ठीक है। परंतु यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सॉरी ये डबल हो गया है क्या, हाँ यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये बटे में था तो ये तो सही है। यहाँ पे देखिए Q1 Q2 और ये गुणा में ही R स्क्वायर है, तो गुणा में थोड़ी ना होता है, यहाँ पे भाग में दूरी दिया गया है। फिर से यहाँ पे प्लस का चिन्ह कहाँ से आ गया भैया, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर भी हमने लिख दिया है B, आंसर करेक्ट हो जाएगा। नीचे हमने आंसर भी लिख दिया, आप मिलाते हुए सभी को चलिएगा, ठीक है ना। सभी को हम समझाते हुए चलेंगे। और अंत में एक आवश्यक सूचना अभी हम वीडियो में ही बता देंगे बीच में, वो भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। जो बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र किसके समानुपाती होता है। बिंदु आवेश जो विद्युत क्षेत्र होता है वो किसके समानुपाती होता है, 1/r का। 1/r मतलब इस तरीके से, 1/r स्क्वायर का मतलब 1/r स्क्वायर। ये r है तो ये r है, r स्क्वायर है तो r स्क्वायर है। ये समझ रहे हैं ना। तो देख लीजिए बाबू, कंफ्यूज नहीं होना है, इस तरीके का ये ऑप्शन है। तो यहाँ पे कह रहा है जो बिंदु आवेश विद्युत क्षेत्र के किसके समानुपाती होता है। यहाँ पे कह दिया गया कि 1/r स्क्वायर के, मतलब ये दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि सही है। बताइए सही है कि नहीं है। बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने क्या ज्ञात किया था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर ज्ञात किया था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दूरी क्या है, दूरी विद्युत क्षेत्र के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है कि नहीं है, व्युत्क्रमानुपाती ही तो है। तो यही तो कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र किसके समानुपाती होता है। तो यहाँ पे समानुपाती नहीं, मतलब ये टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया गया है, व्युत्क्रमानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो याद रखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर समानुपाती के है ना तो ओनली यहाँ पे ऑप्शन अलग हो जाएगा, क्योंकि आवेश के ही समानुपाती होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सभी को नोट डाउन करते हुए समझते हुए चलेंगे। विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, वो क्या हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हम जानते हैं F=E/F/Q होता है, यही ना हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम जानते हैं
बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप पहला ही है न्यूटन प्रति कूलाम, तो ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं आंसर भी हमने लिखा हुआ है, समझ रहे हैं। फिर यहाँ पे कह रहे हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेश Q पर बल क्या होगा। मतलब कह रहे हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में जो आवेश Q है उस पर लगने वाला बल क्या होगा। तो हम बल का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E=F/Q पढ़े हुए हैं, ये फॉर्मूला यही ना बल है जी। तो अगर ये Q इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा कराएगा तो F=E/Q हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बल बराबर E/Q, मतलब देख लीजिए यहाँ पे F=E/Q है कि नहीं है, कुछ नहीं है तो यहाँ पे गुणा का ही ना चिन्ह है जी। तो ये Q/E लिखें या E/Q लिखें तो ऑप्शन हमारा C करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं आप। तो ये बातें यहाँ पे पूछी जा रही हैं, सभी को समझते हुए चलेंगे। मोस्टली क्या है ना, स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रटते हैं दोस्त, रटना नहीं है, नहीं रटना है, ठीक है ना। अब बने रहना है अपने, और मैं यही कहूँगा ना 110 क्वेश्चन की बात है दोस्त, तैयार कर लीजिए तैयार, बेहतर रहेगा। अगला आता है पांचवा हमारा क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस दिशा में खींची जाती हैं। तो विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं होती हैं, यहाँ पे प्लस आवेश है, ये माइनस आवेश है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से निकलती हैं माइनस की ओर जाती हैं, इसी तरीके से जाती हैं जी। तो यहाँ से प्लस मतलब धनात्मक से निकलती हैं ऋणात्मक की ओर जाती हैं, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जाती हैं। बिल्कुल सही बात है, ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन में भी लिखा गया विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस दिशा में जाती हैं, तो धनात्मक से ऋणात्मक की ओर जाती हैं। बिल्कुल सही बात है जी। अगला कह रहा है धनात्मक आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ निकलती हैं। मतलब जो धनात्मक जो आवेश है, ठीक है ना, तो इसके विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ से निकलती हैं। तो यहाँ पे कह रहे केंद्र से बाहर से निकलती हैं, केंद्र के अंदर से निकलती हैं, एक दूसरे के समांतर निकलते हैं, या शून्य से निकलती हैं। तो याद रखेंगे केंद्र से बाहर की ओर निकलती हैं, ठीक है ना। ये मान लेते हैं ये धनात्मक आवेश है, ये इसका केंद्र है, तो केंद्र से बाहर ही तो विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं ना। तो यही बातें कहा जा रहा है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला कह रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब विद्युत क्षेत्र तीव्रता किस प्रकार की राशि है। सदिश राशि है ना जी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। कूलाम स्थिरांक का मान होता है, कूलाम स्थिरांक जो k का मान होता है। अब बताइए बाबू k का मान हमने क्या बताया था, k हमने वही ने बताया था 1/4πε0। इसका मान हमने क्या बताया था 9 × 10⁹, यही ने बताया था। अब देख लीजिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे 9.8 ये तो पहले नहीं होगा, 3 × 10⁻, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देख लीजिए यहाँ पे इसका 9 × 10⁹ इससे कुछ मिल रहा है। आप देखेंगे तो इससे कुछ मिल रहा है कि नहीं। अरे भैया एक ही तो कम है, 8.99 है, एक और मिल जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। तो 9 × 10⁹ है कि नहीं है यहाँ पे, और वही तो 9 × 10⁹ यहाँ पे भी है। तो लगभग इसके बराबर है ना। तो ये तो एग्जैक्ट मान है, बट इतना हम मान कर चलते हैं कि इतना ही होगा, क्योंकि इस तरीके से अब गुणा भाग करेंगे तो दिक्कत आने लगेगा, इसीलिए मान लिया गया है 9 × 10⁹। तो कूलाम स्थिरांक का मान इतना होता है। अगला हमारा दोस्त आता है द्विध्रुव आघूर्ण P का गुणनफल है। द्विध्रुव आघूर्ण P = क्या होता है 2QL होता है। 2QL ही तो होता है ना। मान लेते हैं ये दो आवेश है, एक Q1 आवेश है और एक Q2 आवेश है, इनकी बीच की दूरी 2L है और इनके बीच लगने वाला जो बल है वो F है। ऐसे हमने मान लिया। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि इन दोनों आवेश मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण = क्या होता है 2L × Q। इन दोनों में से कोई एक आवेश और दोनों के बीच की दूरी, तो दूरी और गुणे आवेश, यही ना है जी, दूरी गुणे आवेश। तो यहाँ पे देखेंगे दूरी गुणे आवेश, यहाँ पे देखिए आवेश गुणे दूरी है, बिल्कुल सही बात है। अरे गुणा में है तो 2 × 3 लिखे तब भी 6 होगा, और 3 × 2 लिखे तब भी 6 होगा। तो वही आवेश गुणे दूरी कहें या दूरी गुणे आवेश कहें, दोनों बात एक ही है। तो यही कह रहा है विद्युत मतलब द्विध्रुव आघूर्ण किसका गुणनफल होता है, तो आवेश और दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। नॉर्मल सी बात है।
अगला आता है गॉस का प्रमेय किससे संबंधित है। गॉस का प्रमेय किससे संबंधित है? चुंबकीय क्षेत्र से, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से, विद्युत फ्लक्स और आवेश से। सही बात है। ऊर्जा संरक्षण से ना जी, ये तीनों गलत हो जाएंगे। ये हमारा ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब कैसे करेक्ट होगा ये भी हम बता दे रहे हैं। विद्युत गॉस के प्रमेय में हमें क्या बताया गया है? विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या? Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट, यही ना बताया गया है जी, ठीक है ना। तो यहाँ पे फाई क्या है? फाई क्या है जी? किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाले कुल फ्लक्सों की संख्या है, उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। तो मतलब गॉस के प्रमेय में विद्युत फ्लक्स और आवेश ये क्या है, इनके बीच संबंध बताया गया है कि जो विद्युत फ्लक्स होता है वो आवेश के समानुपाती होता है। तो वही विद्युत फ्लक्स और आवेश के बीच संबंध बताया गया है गॉस के प्रमेय में। सिंपल सी बात है दोस्त। अगला हमारा आता है रिक्त स्थान का विद्युतीय निकाय विद्युतीय नियतांक क्या है? नियतांक का मान क्या होगा? देखिए यहाँ पे सिंपल सा विद्युत स्थिरांक का मान पूछा जा रहा है। मतलब यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम यहाँ पे लिख रहे थे, तो यही एप्सिलॉन नॉट जो है विद्युत स्थिरांक है, इसी का मान पूछा जा रहा है। इसका मान हमने हमेशा बताया है 8.85 × 10⁻⁻12। ये हमने हमेशा बताया हुआ है। अगर आप कंसिस्टेंट हमसे पढ़ाई करते होंगे तो आपको दोस्त पता होगा। तो ये आप याद कर लीजिएगा, एप्सिलॉन नॉट का मान इतना होता है। अगला आता है विद्युत विभव का एसआई मात्रक। वोल्ट होता है तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट हो जाएगा। सिंपल सा है। या एक और बात हम बता देते हैं, विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट है, या विद्युत विभव V = W/Q होता है। यही नहीं होता है जी, V = W/Q। तो यहाँ पे एक और चीज़ याद रखेंगे, जूल प्रति कूलाम भी क्या होता है, इसका मात्रक होता है। तो वोल्ट ना दे, जूल प्रति कूलाम दे तो जूल प्रति कूलाम कीजिएगा। अगला कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की सदिश में विभव का मान कैसे होता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान कैसा होता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान क्या होता है? घटता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान क्या होता है? घटता है, लो हो जाता है। अगला यहाँ पे हमारा कह रहा है कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव किसके समानुपाती होता है। ध्यान से समझिएगा, कह रहे किसी बिंदु पर विद्युत विभव किसके समानुपाती होता है? 1/r² के, 1/r के, r² के। तो देखिए बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का हमने गणना किया था। वो क्या किया था? V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r, यही ना किए थे जी। तो यहाँ पे कह रहा है किसके समानुपाती होता है। ये समानुपाती कहाँ से कह दिया? तो यहाँ पे याद रखेंगे कि समानुपाती कहे या व्युत्क्रमानुपाती कहे, यह बात आप याद रखेंगे कि आवेश के समानुपाती होता है, और ये 1/Q के भी समानुपाती हम कह सकते, सॉरी 1/r के, यहाँ पे 1/r के भी क्या कह सकते हैं? समानुपाती कह सकते हैं। तो ये बातें आप याद रखेंगे। अगर हम इसको पढ़ें तो हम क्या कह सकते हैं कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव आवेश के समानुपाती होता है, और इसको भी हम कह सकते हैं बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव 1/r के, इस r 1/r के समानुपाती होता है। या यूं ऐसे अगर कोई पूछते कि दूरी के विद्युत विभव क्या होता है, तो दूरी के तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि नीचे है। तो यही बात आप याद रखेंगे। दूरी में यहाँ पे दिया है तो यहाँ पे सॉरी r² थोड़ी ना, r हो जाएगा 1/r। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? क्योंकि देखिए नीचे r है, r² थोड़ी ना है, तो ये तो होगा नहीं। ओनली r कैसे हो जाएगा? ओनली r² कैसे होगा? क्योंकि बटे में ना है जी। समझ रहे हैं ना? अगला आता है यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन कि 1 वोल्ट है। अब 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 जूल प्रति कूलाम। ये यहाँ पे कह दिया गया है 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम होता है। कैसे हो गया दोस्त? तो समझिएगा। विद्युत विभव V = क्या होता है? W/Q होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है। अब इसका मतलब एक विद्युत विभव है तो एक विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट। तो 1 वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा?
तो एक ऊपर क्या हो जाएगा, 1 जूल हो जाएगा। कार्य का मात्रक जूल होता है तो 1 जूल हो गया। अब बटे 1 क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो कूलाम हमने लिख दिया। अगर इधर हम 1 लिख रहे हैं तो इन दोनों के लिए भी 1 लिखेंगे। तो 1 से 1 अगर हम काटे तो 1 एकम में 1 होता है, मतलब 1 वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम होता है। होगा कि नहीं होगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। तो यही लिखा गया है कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 जूल प्रति कूलाम होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, समांतर चकती संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है। समांतर चकती संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है। यहाँ पे ये बात बता दूं ने कि कंफ्यूज करने के लिए कहा गया है। ये सिंपल सा कह सकता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र एक इम्पॉर्टेंट ये डेरिवेशन है, जहाँ हमने क्या बताया था, ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये इसी फॉर्मूले को हमने क्या कराया था, इसी फॉर्मूले को हमने प्रूफ कराया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, यही फॉर्मूला है जी। तो देख लीजिए ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पे ऊपर ही अगर आप देखेंगे तो ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी है। अरे हमने ये दोनों इसमें गुणा में है, तो गुणा में इधर उधर लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाग में देखिए डी है, ए एप्सिलॉन नॉट है ही ऊपर गुणा में है। तो ये ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका। हाँ जी, चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा फ़ैन ऑन किया हुआ हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन जानना है, हमें सभी को पढ़ना ही है ज़्यादा क्वेश्चन, तो थोड़ा एनर्जी रहेगा और गर्मी कम लगेगा तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं तो इस तरीके से थोड़ा घबराहट होती है, ठीक है ना। अगला आता है, धारिता का ऐसा ही मात्रक होता है। धारिता का मात्रक ओम होता है ना जी। फैराडे, वोल्ट, एम्पियर। वोल्ट तो विद्युत विभव का होता है, एम्पियर विद्युत धारा का होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, फैराडे। तो ये क्या होता है, फैराडे। तो धारिता का मात्रक फैराडे होता है। मैं आपको बता दूं कि धारिता C=Q/V होता है। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला आ गया, कूलाम प्रति वोल्ट। तो कूलाम प्रति वोल्ट भी हो सकता है धारिता का मात्रक। अगला हमारा आता है, दो संधारित्र, ध्यान से समझेंगे, दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता क्या होगा। देखिए मैं आपको बता दूं, दो चीजें हैं। एक है हमारे पास, समझिएगा यहाँ पे बात को, ज्यादातर स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं। संधारित्र, जो संधारित्र एक होता है, एक होता है प्रतिरोध। इन दोनों में बहुत सारे स्टूडेंटों को कंफ्यूजन होता है। देखिए संधारित्र में भी हमें पूछा जाता है कि जब संधारित्रों का संयोजन जिसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम आते हैं। देखिए संधारित्रों को अगर श्रेणी क्रम होगा, मैं यहाँ पे पहले संधारित्रों को लिख रहा हूँ, श्रेणी क्रम अगर होगा तो संधारित्रों के लिए क्या हो जाता है, 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, इस तरीके से डैश डैश हो जाएगा, ठीक है ना। अब वही अगर संधारित्रों के समांतर क्रम होंगे, समांतर क्रम, तो C = C1 + C2 + C3, इस तरीके से हो जाएंगे। ये किसके लिए हमने बताया, अभी तक ये दोनों हमने किसके लिए बताया है, दोनों हमने बताया है संधारित्र के लिए। अगर प्रतिरोध के लिए कहें कि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में अगर जोड़ा गया है, तो श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो श्रेणी क्रम के लिए R से प्रतिरोध को दर्शाते हैं, R = R1 + R2 + R3 हो जाएगा। अब वही अगर कह दिया गया समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में तो 1/R = 1/R1 + 1/R2 और + 1/R3, ये हो जाएगा।
आप देख सकते हैं यहाँ पे हम क्या बताना चाहते हैं आपको। मतलब क्या है कि अगर संधारित्र कह दे तो वहाँ पे श्रेणी क्रम के लिए देखिए 1/1/1 में दिया है। अगर प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में कहे तो देखिए R1 + R2 + R3 है। कन्फ्यूजन है। समांतर क्रम अगर संधारित्र के लिए कहे तो C1 + C2 + C3 है, परंतु प्रतिरोध के लिए कहे तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो यहाँ पे हमें दो संधारित्रों का श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए कहा है। तो श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है 1/C = 1/C1 + 1/C2, क्योंकि दो ही संधारित्र हैं तो 1/C1 + 1/C2 हो जाएगा। देख लीजिए श्रेणी क्रम के लिए क्या बताया 1/C1 + 1/C2। तो इस तरीके से फॉर्मूले के यूज करते हैं। आशा करता हूँ आप समझ के होंगे कैसे ये फॉर्मूले यूज आपको करना है। अगला आता है गॉस के प्रमेय से विद्युत विभव की व्याख्या करने में किसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि गॉस के प्रमेय में विद्युत विभव की व्याख्या करने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत फ्लक्स का ही तो प्रयोग किया जाता है ना। गॉस के प्रमेय में विद्युत विभव की व्याख्या करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत फ्लक्स फाई = Q/ε0 होता है। तो यही जो विद्युत ये वाला जो है यही तो विद्युत फ्लक्स है ना, इसी का उपयोग किया जाता है। सिंपल से है। अगला कह रहा है किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र होता है। संचित ऊर्जा का यही तो सूत्र होता है 12CV²। देख लीजिए यही हमारा सूत्र हो जाएगा। क्या हमने बताया था संधारित्रों की संचित ऊर्जा U = 12CV², यही तो बताया था हमने ना। तो देख लीजिए 12CV² है, ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है धारा का एसआई मात्रक होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, जाहिर सी बात है सभी को बेसिक बात पता है, या हम कह सकते हैं कूलाम प्रति सेकेंड, ठीक है ना। 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, तो 1 एम्पियर तो हम जानते हैं धारा I = Q/T होता है, जहाँ Q आवेश T समय I धारा है। तो धारा का मात्रक क्या होता है 1 एम्पियर, तो एम्पियर होता है। तो अगर 1 एम्पियर हम ले लेते हैं धारा के जगह पे तो ये दोनों भी 1 हो जाएंगे। आवेश का मात्रक होता है कूलाम और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम प्रति सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल हो गया, एक ही बार में तो होंगे ना, 1 के कम में 1, तो 1 कूलाम प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो 1 कूलाम प्रति सेकेंड ये हमारा देख सकते हैं यहाँ पे है 1 कूलाम प्रति सेकेंड, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। तो इस तरीके से ये सभी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 23 नंबर, वो भी क्या है समझिएगा, सभी को दोस्त याद रख लेना है। अगला आता है ओम के नियम किनके बीच संबंध बताता है। ओम का जो नियम है वो I और V इन्हीं के बीच न संबंध बताता है। वो क्या बताता है, ओम के नियम के अनुसार किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभव जो होता है वो उस चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो विद्युत विभव और धारा के बीच क्या बताता है, रिलेशन बताता है, संबंध बताता है। तो ये सभी आपको हमने बताया हुआ है। तीसरे चैप्टर का भी हम बता रहे हैं। चालक का प्रतिरोध किससे सीधे अनुपाती होता है। मतलब जो चालक का प्रतिरोध होता है वो किसके, प्रतिरोध क्या करता है, रुकावट उत्पन्न करता है धारा के मार्ग में। तो याद रखेंगे जो प्रतिरोध होता है ना वो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है, और जो प्रतिरोध होता है वो चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे समानुपाती पूछा है तो किसके सीधे समानुपाती, किसके सीधे अनुपाती होता है, तो लंबाई के होता है जी। सीधे अनुपाती का मतलब समानुपाती किसके होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है ना। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, तो ओम लिख देंगे, ये आप याद रखिएगा। धारा घनत्व J बराबर, धारा घनत्व J बराबर I/A होता है, तो ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि धारा = I/A हमने बताया था, तो I/A ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही। ये सब याद कर लीजिएगा। चालकीयता जिसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं, जिसको हम रो से दर्शाते हैं, तो की एसआई मात्रक होती है। तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है, ओम मीटर, ठीक है ना। इसको हम क्या कह सकते हैं,
अगला आता है विद्युत शक्ति का सूत्र होता है, ध्यान से समझेंगे, विद्युत शक्ति का सूत्र होता है। तो विद्युत शक्ति P बराबर क्या होता है, विद्युत शक्ति P बराबर V/I होता है, सॉरी V नहीं V इंटू आई होता है, विभवांतर विभव और धारा का गुणनफल विद्युत ऊर्जा का सूत्र होता है। तो विद्युत ऊर्जा W=P इंटू टी होता है, ये आप याद रखेंगे। मतलब क्या होता है, विद्युत ऊर्जा मतलब W क्या होता है, शक्ति गुणे समय होता है, ये आप याद रखेंगे। शक्ति को P से, समय को T से दर्शाया गया है। अगला आता है श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अब ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, श्रेणी क्रम नाम दे दिया है और प्रतिरोध नाम दे दिया है। अब श्रेणी क्रम के लिए प्रतिरोध का मान 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अब वही अगर श्रेणी क्रम में अगर संधारित्र कहता तो 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 ऐसे लिखते हैं। तो ये सब आशा करता हूँ कि आपको हमने पहले ही समझा दिया है, समझ गए होंगे। और समांतर क्रम के लिए प्रतिरोध कह दिया तो 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगला आता है चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई होता है, इकाई मतलब मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र की एसआई क्या होता है, मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है, ये तो सभी जानते हैं। अगला आता है फैराडे का नियम किससे संबंधित है। तो चुंबकीय क्षेत्र और धारा से है जी, ना जी। विद्युत वाहक ना यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है चुंबकीय फ्लक्सों में परिवर्तन और प्रेरित विद्युत धारा के समानुपाती है। बिल्कुल ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पे हमें क्या बात बताया गया है, फैराडे के द्वितीय नियम बताया गया है कि जो विद्युत वाहक बल होते हैं वो क्या होते हैं, d∅dt के बराबर होते हैं। मतलब क्या है कि कुंडली में चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या है और प्लस यहाँ पे क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है। तो चुंबकीय फ्लक्सों में परिवर्तन और प्रेरित धारा के बीच संबंध बताता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल ही तो प्रेरित धारा है ना। तो यही है फैराडे का नियम, समझ के होंगे जो पढ़े होंगे तो, ठीक है ना। लारेंज बल किस पर कार्य करता है। तो लारेंज जो बल होता है वो गतिशील मतलब चलती हुई आवेश पर कार्य करता है, तो ये हो जाएगा। क्योंकि लारेंज बल में हमने यही बताया था कि जब कोई आवेश है और वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति करता है तो इस आवेश पर जो लगने वाला बल होता है, इसी बल को हम लारेंज बल कहते हैं। बहुत बात बताया है। और लारेंज बल बराबर क्या बताया था, Q V sin थीटा, Q V इंटू बी साइन थीटा होता है, बट मोस्टली साइन थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है तो गुणा हो जाता है यहाँ पे। अभी समझ में आ जाएगा। अगला है किसी चलती हुई मतलब किसी चलती आवेश Q पर F इक्वल टू Q V इंटू बी हो। देखिए गुणा में है तो कोई इधर उधर हो सकता है। तो कह रहा है कि कोई चलती हुई आवेश है, कोई आवेश गति कर रहा है, इस प्रकार कोई चलती हुई आवेश है तो उस पर बल जो है इतना किस नियम द्वारा दिया गया है। तो F इक्वल टू यहाँ पे कुल मिलाकर QVB लिखा गया है। तो F इक्वल टू QVB लारेंज बल से ही तो लिखा गया है ना, तो लारेंज बल के नियम से लिखा गया है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अभी तो हमने पीछे बताया ना, F इक्वल टू QVB होता है। अगला आता है लंबी सीधे धारावाही धारा वाले तारों के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू μ0I/2πr है। तो यहाँ μ0 क्या है, तो निर्वात की क्या है, चुंबकशीलता है जी, मतलब निर्वात की चुंबकीय नियतांक है, ठीक है ना। ये यहाँ पे हमारा μ0 है, ये निर्वात की क्या है, चुंबकीय नियतांक है, ठीक है। यहाँ पे ये हमने फॉर्मूला बहुत बार बताया हुआ है। क्या बताया था, μ0/4π और 2I/r, ये हमने बताया था। यही आपका फॉर्मूला है, यही आप याद रखेंगे। यहीं पे हमसे पूछा जा रहा है कि ये μ0 है, ये क्या है, तो याद रखेंगे निर्वात की चुंबकीय नियतांक है।
अभी आप कहेंगे सर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। अरे बाबू 2 से ये 2 दूना 4 हो जाएगा, तो यही 2 पाई हो जाएगा, यही 2 पाई। आई केवल अकेला हो जाएगा तो वही आई म्यू आई और 2 पाई आर लिखा गया है, वही बात लिखा गया है। सोलेनाइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। सोलेनाइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होती है अंदर की ओर होती है, ये आप याद रखेंगे। सभी को ज़्यादातर याद ही रखना है, फिर भी हम समझाते हुए चल रहे हैं। परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा किस नियम द्वारा ज्ञात की जाती है? देखिए कह रहा है कि परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा किस नियम के द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो वो लेंज के नियम के द्वारा ना हम दिशा ज्ञात करते हैं। लेंज के नियम के द्वारा किसी भी जो हम कह सकते हैं प्रेरित विद्युत धारा है उसकी दिशा ज्ञात करते हैं, क्योंकि ये उसी कारक का विरोध करता है जिसके कारण ये उत्पन्न होता है। लेंज का नियम हमने पढ़ाया हुआ है, नहीं पढ़े हैं तो ये मेरी गलती नहीं है दोस्त। मैंने तो आपको पहले तो वन शॉट माध्यम से भी पढ़ाए हैं, फिर आपको हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक के भी माध्यम से आपको लेंज का नियम भी बताया है। अगला आता है चुंबक और गतिशील आवेश। चुंबक और गतिशील आवेश के बीच बल किस कारण उत्पन्न होता है? तो बल किस कारण उत्पन्न होता है जी? तो चुंबक और गतिशील आवेश के बीच चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसी कारण उत्पन्न होता है। क्यों? ध्यान से समझिएगा। देखिए एक ये चुंबक है, N और S है, तो इस चुंबक के कारण भी इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, मतलब B उत्पन्न हो रहा है। और जब कोई आवेश है और ये भी आवेश इस तरीके से गति करेगा, तो जब कोई भी कण अगर वृत्ति मतलब गति करता है ना, तो उस कण के चारों ओर भी क्या होता है? उस कण के चारों ओर भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब जब 2 चुंबकीय क्षेत्र होंगे तो इनके बीच बल लगेगा। तो यही पूछा जा रहा है कि किनके कारण बल लगता है? तो वो दोनों चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही बल लगता है। अगला यहाँ पे ये कह रहा है कि 2 धाराओं वाले तारों, मतलब 2 धाराओं वाले तारों के बीच चुंबकीय आकर्षण या प्रतिकर्षण किस पर निर्भर करता है? 2 धाराओं वाले तारों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण किस पर निर्भर करता है? दिशा और परस्पर दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है ना, धारा किस दिशा में बह रही है उस पर, और उनकी परस्पर दूरी कितनी है उस पर निर्भर करता है। चुंबकत्व किसका परिमाण है? तो चुंबकत्व याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन की गति और आवेश का परिमाण है। ये सब याद कर लीजिएगा। चुंबकीय पदार्थ का लक्षण होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ का लक्षण होता है। तो जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो मजबूत क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र को मजबूत करता है। अगला हमारा आता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ का लक्षण होता है। तो वो चुंबकीय पदार्थ को क्या करता है? प्रतिचुंबकीय क्या करता है? कमजोर करता है। प्रतिचुंबकीय क्यों? क्योंकि ये चुंबक को दूर हटाता है। अनुचुंबकीय चुंबकीय जो भी पदार्थ है उसको आपस में जुड़ता है, और जब जुड़ेंगे तो वो मजबूत होंगे और जो अलग होंगे वो कमजोर होंगे। अगला आता है चुंबकीय संवेदनशीलता किससे मापी जाती है? चुंबकीय संवेदनशीलता किससे मापी जाती है? तो ये आप याद रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र शक्ति और पदार्थों की प्रतिक्रिया से मापी जाती है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, सभी को ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको याद करने ही है दोस्त। अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 100 में 100 मतलब लाने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार करने हैं, तो उसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा ना। कम से कम ये 100 110 हम बता रहे हैं, 111 हो सकते हैं, तो कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है। फैराडे का नियम क्या है? अब फैराडे का नियम यहाँ से पूछ लिया गया, तो यहाँ पे देख लीजिए प्रेरित धारा हमेशा विद्युत धारा के समान होता है ना जी। ये कैसे हो सकता है? किसी कूलम में परिवर्तन प्रेरित धारा से उत्पन्न होती है ना। प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन के बराबर होता है। देखिए ये बात सही क्या है, क्यों? क्योंकि हमने बताया है कि जो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी द्वितीय नियम में बताया गया है कि किसी चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की जो दर होती है वो क्या होता है? विद्युत वाहक बल के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब बराबर ही तो है। तो यही बात हमें बताया गया है, और यही बात लिखा गया है कि किसी प्रेरित विद्युत वाहक बल उस EMF का मतलब क्या होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है ना। तो किसी
प्रेरित विद्युत वाहक बल मतलब क्या है, किसी प्रेरित विद्युत वाहक बल उस चुंबकीय फ्लक्सों के परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या के परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है या बराबर होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन दोस्त हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नीचे भी हमने लिख दिया है। अगला आता है लेंज का नियम किसके लिए प्रयोग किया जाता है। अब लेंज का जो नियम है ना वो दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगला आ रहा है किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने पर क्या उत्पन्न होता है। कह रहे हैं कि कोई भी कुंडली है और किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा। यहाँ पे यही है ना, देखिए हमने कहा ना कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ही प्रेरित धारा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल ही प्रेरित धारा होती है। ये बेसिक बात है, हम सब जानते हैं ये सभी, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। सेलों का विद्युत धारा किससे उत्पन्न होती है। सेलों का जो विद्युत धारा होता है वो किससे उत्पन्न होता है, तो सेलों का विद्युत धारा रासायनिक अभिक्रियाओं से उत्पन्न होती है। ये बिल्कुल सही बात है जी। अरे बैटरी छोटी छोटी रिमोट होंगे, टीवी के ही रिमोट होंगे, उसमें जो सेल होता है, सेल के अंदर देखेंगे तो काले काले रासायनिक पदार्थ होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही तो वहाँ से क्या उत्पन्न हो रहा है, विद्युत धारा उत्पन्न होते हैं सेलों के अंदर। प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र होता है, तो यही ना हम उस समय से बता रहे हैं जी कि E समानुपाती होता है d∅dt के। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे E ना लिखकर एप्सिलॉन लिखा गया है, तो एप्सिलॉन लिखे या E लिखे, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है। और d∅dt क्या है, ये चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या है, संख्या में परिवर्तन है। और dt क्या है, समय है, समय में परिवर्तन। अगला हमारा आता है कि किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक होता है। कोई भी कुंडली है तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक होता है, वेबर होता है, टेस्ला होता है, न्यूटन प्रति कूलम या जूल। तो क्या होता है, वेबर होता है। कि किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स का मान, चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र भी क्या होता है, φ=E/ds cos थीटा। ये आप याद रखेंगे, जहाँ E क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ds क्या है अल्पांश पृष्ठ है, और इसी का मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। चलिए अगला आता है स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल को क्या कहते हैं। स्वप्रेरित, जो स्वयं से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर ले उसे स्वप्रेरण कहते हैं ना, उसे हम स्वप्रेरण कहते हैं। जो स्वयं से प्रेरित होकर विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर ले उसे स्वप्रेरण कहते हैं। और जो किसी दूसरे से प्रेरित होता है तो उसे अन्योन प्रेरण कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा मैं पहले थोड़ा पानी पी लेता हूँ क्योंकि गला सूख गया है, फिर हम आगे बढ़ेंगे दोस्त, ठीक है ना। चलिए आप स्क्रीनशॉट तब तक ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वेट किया इतना पानी पीने के लिए। मैं भी यही कहूँगा कि आप भी पानी पी लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही भले ही क्यों ना हो, लगभग 35 मिनट तो हो ही गए होंगे आपके। अब 35 में भी हम ओनली 50 क्वेश्चन ही करा पाए हैं। जब तक मैं समझाता नहीं हूँ ना, नहीं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो फटाफट निकाल देते हैं, ठीक है ना। 20 मिनट में 40 ऑब्जेक्टिव 50 ऑब्जेक्टिव करा सकते हैं, बट ये है कि थोड़ा बहुत मैं समझाते हुए चलता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। और मैं ये भी कहूँगा आप बहुत ही खुशनसीब हैं कि ये वीडियो आप सब्र के साथ देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए सबसे पहले इससे बेनिफिट ये है, आप पेपर देने जाते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आता है। अक्सर स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही गलत कर देते हैं, जिससे उनका इम्प्रेशन है ना वो डाउन हो जाता है टीचर के देखने के नज़रिए से। वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 6 मिलते हैं, 6 नंबर क्या सही कर देते हैं तो टीचर समझ जाते हैं कि आप पढ़ने वाले हैं। तो इसीलिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसी में से आपके 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, आप पढ़ के गए होंगे और पूरा 100% आप करके आएंगे।
ठीक है ना। तो ये बातें याद रखेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ खुशनसीब हैं कि आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप इन सभी को तैयार भी करना है। अगला आता है किसी प्रेरक में प्रेरित धारा का विरोध किसके कारण होता है। कोई भी प्रेरक है उसमें प्रेरित धारा के विरोध किसके कारक होता है, तो प्रतिरोध के, अन्योन प्रेरक के, तापमान के या चुंबकीय के। तो कोई भी प्रेरक है उसमें प्रेरित धारा का विरोध किसके कारण होता है, तो अन्योन प्रेरण के कारण होता है। अगला आता है प्रतिवर्ती धारा का अर्थ होता है। प्रतिवर्ती धारा का अर्थ होता है कि जो धारा है उसका दिशा और परिमाण बदलती हुई धारा, मतलब जो धारा की दिशा है और परिमाण वो बदलती रहती है। आप जानते हैं ना प्रतिवर्ती धारा क्या अल्टरनेट करंट होता है, इस प्रकार चलता है। तो इस धारा की दिशा और क्या परिमाण दोनों बदलते रहते हैं, तो जो वही है जी अल्टरनेट करंट। अगला आता है प्रतिवर्ती धारा का परिमाण किससे मापा जाता है। प्रतिवर्ती धारा का जो परिमाण होता है वो याद रखेंगे RMS से भी मापा जाता है, मतलब प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान से भी, औसत मान से भी और अधिकतम मान से भी, मतलब इनमें से सभी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इन सभी से हम परिमाण को मापा जाता है। प्रतिवर्ती धारा में शक्ति, तो प्रतिवर्ती धारा में जो शक्ति बराबर होता है वो VI cos फाई होता है। ये एक फॉर्मूला है, याद कर लीजिएगा। प्रतिवर्ती धारा में प्रभावी प्रतिरोध किसे कहते हैं। प्रतिवर्ती धारा में प्रभावी प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो वो किसे कहते हैं जी, ओनली प्रतिरोध को, ओनली धारित जो प्रेरकत्व को, ओनली संधारित्र को ना जी। तो RLC परिपथ में जो प्रभावी प्रतिरोध को कहते हैं। यहाँ पे मैं बता दूँ RLC है या LCR के हैं, दोनों बात एक है, उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। अगला यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, तीन चीज़ें कह रहा है। देखिए कह रहा है कि प्रतिरोध, प्रेरक और संधारित्र, मतलब R और L और यहाँ पे C, इन तीनों वाले परिपथ में धारा और वोल्टता के बीच कालांतर किसके कारण होता है। तो कालांतर किसके कारण होता है जी, इन दोनों के बीच का जो कालांतर होता है वो प्रेरक और संधारित्र के कारण होता है। प्रतिवर्ती धारा में शक्ति कारक क्या दर्शाता है। प्रतिवर्ती धारा में जो शक्ति कारक है वो क्या दर्शाता है, पावर फैक्टर है, वो क्या दर्शाता है, तो धारा और वोल्टता के बीच का क्या होता है, फेज अंतर बताता है। फेज अंतर मतलब समझ रहे हैं ना, धारा और वोल्टता के बीच का कालांतर बताता है। अगला आता है विद्युत चुंबकीय तरंगे किसके द्वारा उत्पन्न होती हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे किसके द्वारा, दौलित्र आवेश के द्वारा उत्पन्न होती हैं। क्या होता है जी, विद्युत चुंबकीय तरंगे दौलित्र आवेश के द्वारा उत्पन्न होती हैं। ये सब हमने पहले ही करा दिया है। अगला आता है विद्युत चुंबकीय तरंगों में कौन से क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत व तरंग की दिशा के लंबवत होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों में कौन से क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत और तरंग की दिशा के लंबवत होते हैं, तो वो कौन होते हैं जी, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, या विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे। यहाँ पे हम सिंपल सा कह सकते हैं, क्षेत्र का है तो क्षेत्र कह देते हैं। अगला आता है प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं। जो प्रकाश तरंगे होती हैं वो हमसे पूछा जा रहा है किस तरह की तरंगे होती हैं, तो प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ये आप याद रखेंगे, जो हम सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग ही है, ठीक है ना, याद रखेंगे। उसमें वो आवेश के कारण उत्पन्न होता है, बट उसमें आवेश नहीं पाया जाता। ये सब उसके गुण है जी। विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति निर्वात में कितनी होती है, तो देखिए प्रकाश की चाल जितनी होती है उतना ही विद्युत चुंबकीय तरंगों का भी स्पीड होता है। तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो इतना ही तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का भी होगा ना। तो आंसर भी आप मिला सकते हैं, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, प्रकाश की चाल और विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल दोनों इक्वल ही होता है। किनके अनुसार, हाइगेंस के अनुसार। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वर्णक्रम किस पर आधारित है, तो आवृत्ति और तरंग पर क्या है, आधारित है। जो तरंग हैं उनकी आवृत्ति और तरंगों की तरंगदैर्घ्य पर क्या है, वर्णक्रम आधारित होता है। रेडियो तरंगे
किस प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? तो रेडियो तरंगे क्या है? एक लंबी तरंगे हैं। एक क्या है? एक लंबी तरंगे हैं। अगला आता है विकिरण का कोणीय वितरण किससे संबंधित है? विकिरण मतलब जो किरण हम कह सकते हैं या तरंग कह सकते हैं, उसका कोणीय वितरण किससे संबंधित है? तो विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र, याद रखेंगे ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर एक दूसरे के लंबवत होने से। मतलब यहाँ पे कोणीय वितरण किससे संबंधित है, तो हमने यहाँ पे बताया भी है, ये सब हमने पढ़ाया है, ऐसा नहीं है दोस्त आपको समझ में ना आए वो अलग बात है, कंसिस्टेंट पढ़ते तो आपको समझ में आता। हमने कहा ये विद्युत क्षेत्र है और ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर एक दूसरे के लंबवत होती है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पढ़िएगा उसमें हमने बताया हुआ है, ठीक है ना, एक बार पढ़ के देखिए। अगला आता है प्रकाश और ईएम, ठीक है ना, प्रकाश और ईएम का मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो प्रकाश और विद्युत चुंबकीय तरंगों में कौन सी समानता है? कौन सी समानता है जी? तो प्रकाश और विद्युत क्षेत्र में उनकी सबसे पहले तो उनकी वेग भी समान होता है, ऊर्जा भी और आवृत्ति भी, तो दोनों की ऊर्जा और आवृत्ति समान होता है। और एक और चीज़ है जो इनकी चाल भी मतलब वेग भी समान होता है। अगला आता है अपवर्तन सूचांक, ठीक है ना, यह जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक का अर्थ होता है तो प्रकाश की गति का अनुपात ही क्या होता है? प्रकाश के गति का अनुपात, ठीक है। अपवर्तनांक का हमने फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है कि मान लेते हैं ऊपर ये सघन माध्यम है, तो ये सघन माध्यम है, ऐसे हम मान लेते हैं, ये वायु माध्यम है तो इसको हमने विरल माध्यम कह दिया, और ये मान लेते हैं जल है तो इसको हम सघन माध्यम कहेंगे। तो हमने कह दिया कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल v1 है, अब इसमें जल में प्रकाश की चाल v2 है, तो अपवर्तनांक n इक्वल टू क्या होता है? v1/v2 होता है, ये फॉर्मूला होता है। मतलब क्या है कि माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात या प्रकाश की गति का अनुपात, तो प्रकाश की गति के अनुपात को ही तो अपवर्तनांक कहते हैं ना। सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है। अगला आता है प्रकाश की गति किस माध्यम में किस प्रकार निर्भर करती है? तो यहाँ पे समझिए कह रहे हैं कि प्रकाश की गति किस माध्यम में किस पर निर्भर करती है। तो प्रकाश की जो गति होती है वो किस माध्यम में किस पर निर्भर करती है? तो माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, क्योंकि प्रकाश की गति की बात कर रही है, किस माध्यम में किस पर निर्भर करता है? तो अपवर्तनांक पर। फोकस दूरी किस प्रकार मापी जाती है? तो अपवर्तनांक और वक्रता अपवर्तनांक और वक्रता के से मापी जाती है। अगला आता है लेंस का मुख्य अक्ष क्या है? तो लेंस का मुख्य अक्ष क्या होता है? कोई भी लेंस है तो इसका ठीक लेंस का ठीक जो मध्यांतर होता है वही ना होता है जी, तो लेंस की मध्य रेखा ही क्या कहलाता है? लेंस का मुख्य अक्ष कहलाता है। अगला हमारा कहेंगे संयोजक लेंस का एक प्रमुख उपयोग। संयोजक लेंस मतलब जब दो लेंस आपस में इस प्रकार जुड़ जाते हैं, तो जब संयोजक लेंस का एक प्रमुख उपयोग बताइए, तो यहाँ पे याद रखेंगे प्रकाश के विक्षेपित करना ना जी, प्रकाश को सह केंद्रित करना होता है, मतलब इकट्ठा करना होता है। अगला हमारा आता है पृथ्वी के दूरदर्शी किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं? मतलब कह रहे हैं कि पृथ्वी पर दूरदर्शी किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं? दूरदर्शी में मतलब दूर की वस्तुओं को देखने में किस प्रकार का प्रयोग करते हैं? संयोजक और प्रक्षेपक लेंस का उपयोग करते हैं पृथ्वी के दूरदर्शी में। अगला आता है अपवर्तन किस घटना से संबंधित है? प्रकाश का अपवर्तन किस घटना से संबंधित है जी? ध्वनि का फैलने से, प्रकाश की दिशा बदलना से। हाँ जी, प्रकाश की दिशा बदलने से क्या होता है? अपवर्तन की घटना होती है। धारा के प्रभाव से, चुंबकीय प्रभाव से ना जी। अगला हमारा आता है लेंस की अपवर्तन शक्ति P बराबर होता है। तो देखिए लेंस की अपवर्तन शक्ति मतलब क्या होता है? लेंस की शक्ति भी हम कह सकते हैं। लेंस की शक्ति P बराबर क्या होता है? 1/f होता है, परंतु f यहाँ पे मीटर में होना चाहिए, या P = 100/f होता है, और फोकस दूरी सेंटीमीटर में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लीजिए
100/f भी हो सकता है, परंतु यहाँ पे मीटर में होगा तब, परंतु ऑप्शन आपका 1/f ही होगा, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर में सबसे पहले हम अगर 1/f दिया है तो 1/f ही कीजिएगा, 100/f नहीं, क्योंकि ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, ये मीटर में होगा। पहले मीटर ही आएगा ना, फिर सेंटीमीटर, वही बात है। अगला आता है विवर्तन किसके कारण होता है। विवर्तन किसके कारण होता है? तो विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन लेंस के आकार के कारण, परावर्तन सूचक मतलब अपवर्तनांक का तरंगदैर्घ्य पर निर्भर होता है, धारा के प्रवाह पर, कोई पर नहीं। तो जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है, क्योंकि अपवर्तनांक के तरंगदैर्घ्य के कारण ही ना कोई भी वस्तु की जो ज्यामितीय छाया होती है उसके साइड पर क्या होता है, गाढ़ापन बनता है। यही ना हमने बताया था कि अपवर्तन में, विवर्तन में, प्रकाश का विवर्तन पढ़ के देख लीजिएगा। हमने बताया है कि किसी वस्तु द्वारा बनी ज्यामितीय छाया पर प्रकाश का अतिक्रमण ही विवर्तन कहलाता है। अतिक्रमण कैसे हो रहा है? प्रकाश के अपवर्तन से ही हो रहा है। एक बार टॉपिक जब पढ़े रहेंगे ना तो मुझे पूरा विश्वास है जल्दी समझ में आएगा। प्रकाशिकी में सीमांक किस लिए प्रयोग होता है? प्रकाशिकी में सीमांक किस लिए प्रयोग होता है? तो प्रकाश के नियंत्रित करने के लिए क्या होता है, प्रकाशिकी में सीमांक प्रयोग किया जाता है। अगला आता है प्रकाश की द्वैतिक प्रकृति किसे दर्शाता है? तो प्रकाश की द्वैतिक प्रकृति मतलब होता है कि प्रकाश का जो कण होते हैं वो दो तरीके से दिखाते हैं। एक तो उनमें कण का भी गुण होता है और उनमें तरंगों का भी गुण होता है, ठीक है ना। तो ये बातें हैं जी। तो कण और तरंग दोनों के गुण दर्शाते हैं, यही द्वैतिक प्रकृति में बताया गया है। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव मतलब फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव यहाँ पे कह रहा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव भी इसको हिंदी में कह सकते हैं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में कौन सा नियम लागू होता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव में कौन सा नियम लागू होता है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होता है, ठीक है ना। बी। एच का प्रतीक क्या होता है? एच क्या है? प्लांक नियतांक है, जिसे प्लांक स्थिरांक भी कह सकते हैं, ठीक है। अब आपको बताना है प्लांक नियतांक का वैल्यू कितना होता है, एच का वैल्यू कमेंट में। विकिरण की आवृत्ति न्यूनतम होने पर फोटो इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकलते? ठीक है, झटके से हम बहुगा भैया अभी, चलिए कोई नहीं। विकिरण की आवृत्ति न्यूनतम होने पर फोटो इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकलते हैं? तो ये याद रखेंगे, ऊर्जा कम होने के कारण फोटो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नहीं निकलते, छोटे छोटे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नहीं निकल पाते। अगला हमारा आता है ड्यूलेट प्राकृतिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये तो हमने नहीं पढ़ाया है जी, बट याद रखेंगे ये एक सिद्धांत है जिसे प्लांक ने क्या किया है, प्रतिपादित किया है, मतलब प्रस्तुत किया है। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति किस सिद्धांत द्वारा व्याख्या किया जाता है, वही बात है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का सिद्धांत डी ब्रोगली सिद्धांत से द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पे डी ब्रोगली लिख दिया गया है, हिंदी में थोड़ा सा डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कहेंगे ना, डी ब्रोगली सिद्धांत तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला आता है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र होता है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र होता है लैम्डा बराबर h/p होता है। ये आप याद रखेंगे, लैम्डा इक्वल टू h/p, या लैम्डा इक्वल टू आप लिख सकते हैं h/m इंटू v भी लिख सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे p क्या है, संवेग है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है, तो ये भी हम लिख सकते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव में कौन सी विशेषता सिद्ध होती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव में कौन सी विशेषता सिद्ध होता है? तो प्रकाश की द्वैतिक प्रकृति हुई तो सिद्ध होती है ना, कि जो प्रकाश के कण है उसमें दो गुण पाए जाते हैं, उनमें जो प्रकाश के कण है वो कण के भी उनमें गुण पाया जाता है, और प्रकाश के जो कण है उनमें तरंगों का भी गुण पाया जाता है। यही तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में बताया गया है। अगला आता है दो तरंगों के बीच परस्पर हस्तक्षेप किस घटना से होता है? दो तरंगों के बीच परस्पर हस्तक्षेप किस तरीके से होता है? तो तरंगों को सम्मिलन से ही क्या होता है, दो तरंगों के बीच हस्तक्षेप होता है, रुकावट होता है, ठीक है।
सभी को याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं स्पष्ट रूप से कह दे रहा हूं, पहले ही मेहनत करके यह बनाया गया है, तब आपको बहुत कल पूरा हमने मेहनत किया था तब ये बना है और तब हम आपको प्रोवाइड आज कर रहे हैं। तो बात को समझिएगा दोस्त, ठीक है ना। आपके लिए तो कराया जा रहा है ना। अगर हम चाहते तो 50 क्वेश्चन भी बता सकते थे, बट उस तरीके से रिक्स है कि छूट जाएंगे, इसलिए तो हम 110 बता रहे हैं, नहीं तो 100 ही नहीं बता देते। बट हम रिक्स बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते। थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम तैयार करेंगे, बट छूटना नहीं चाहिए, ये हमारा मेन मकसद होना चाहिए। विवर्तन किस प्रकार के तरंगों में अधिक स्पष्ट होता है? विवर्तन कह रहा है दोस्त कि किस प्रकार के तरंगों में अधिक स्पष्ट होता है? अल्प तरंगों में, दीर्घ तरंगों में, स्थिर तरंगों में, इनमें से कोई नहीं, तो दीर्घ तरंगों में होता है दोस्त, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। अगला आ रहा है प्रकाश के रंगों में अपवर्तन किस कारण से होता है? प्रकाश के रंगों में जो अपवर्तन होता है वो किस कारण से होता है? तरंगों पर निर्भर अपवर्तनांक सूचांक, मतलब तरंगों पर निर्भर जो अपवर्तनांक होते हैं उसके कारण प्रकाश के रंगों में अपवर्तनांक का कारण होता है। अपवर्तन का कारण क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तनांक होता है। तरंग प्रकाशिकी में ध्रुवीकरण किससे संबंधित है? ध्रुवीकरण मतलब होता है अलग होना, तो तरंग प्रकाशिकी में ध्रुवीकरण किससे संबंधित होता है? तो केवल विद्युत क्षेत्र द्वारा। कैसे ध्रुवीकरण होगा जी? केवल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ना। तरंगों की दिशा और कंपन से ही क्या होता है? इनके बीच तरंग प्रकाशिकी के बीच क्या होता है? ध्रुवण होता है, अलग होता है। व्यतिकरण और विवर्तन का मुख्य अंतर क्या है? तो व्यतिकरण में 2 स्रोत से क्या होती है, अभिवर्तन में 1 स्रोत से। मुख्य अंतर, तो ये एक सही बात है जी कि व्यतिकरण में कम से कम 2 स्रोत का होना आवश्यक है, अभिवर्तन में 1 स्रोत का होना आवश्यक है। आप पढ़िएगा तो हमने बताया है कि व्यतिकरण में 2 प्रकाश तरंगें निकलती हैं, एक ये निकल रही हैं, एक और इसके पास से ही निकलती हैं, दोनों का स्रोत अलग अलग होता है। और दूसरी बात, विवर्तन में हमने ये बताया कि ये एक प्रकाश स्रोत है और इसके नीचे एक वस्तु है और इस वस्तु की ज्यामिति यहाँ पे छाया बन रहा है और यहीं पर प्रकाश का अतिक्रमण होता है जिसे विवर्तन कहते हैं। तो इसमें एक ही स्रोत है, यहाँ पे 2 स्रोत है। तो व्यतिकरण में 1 स्रोत होता है, 2 स्रोत होता है और विवर्तन में 1 स्रोत होता है। तो पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगला आता है परमाणु मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? तो न्यूटन ने, बोहर ने, आइंस्टीन ने, रदरफोर्ड ने। तो देखिए परमाणु जो मॉडल है वो बोहर ने भी दिया था और रदरफोर्ड ने भी दिया था, बट हम बोहर ना मार के सबसे पहले यहाँ पर रदरफोर्ड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रदरफोर्ड ने, बोहर से पहले तो रदरफोर्ड ने ना परमाणु मॉडल दिया था, तो इसीलिए हम रदरफोर्ड मार रहे हैं टिक, ठीक है ना। अगला आता है बोहर के मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन किस में घूमते हैं जी? कक्षाओं में, स्थिर जो कक्षाएं हैं उनमें घूमते हैं, ठीक है, जाहिर सी बात है। अगला आता है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर किसके द्वारा निर्धारित होती है? इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा स्तर होती है वो किसके द्वारा निर्धारित होती है? न्यूक्लियस के आकार पे, मतलब नाभिक के आधार पर। दूसरा आता है क्वांटम संख्या के आधार पर, लेंस की शक्ति ना, तरंगदैर्घ्य, ये कहाँ से हो गया जी? न्यूक्लियस के आधार पे, नाभिक के आधार पर थोड़ी नहीं होंगे, क्वांटम संख्या के आधार पर होते हैं जी कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। परमाणु स्पेक्ट्रम में कौन सी रेखाएं शामिल हैं? तो परमाणु स्पेक्ट्रम में कौन सी रेखाएं शामिल हैं? तो अवशोषण और उत्सर्जन जो क्या होती हैं, रेखाएं होती हैं, वो शामिल होती हैं। अगला आता है इलेक्ट्रॉन किस उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाने पर क्या उत्सर्जित होता है? तो वो क्या होता है, ऊर्जा के कण ही तो उत्सर्जित होते हैं ना। इलेक्ट्रॉन की जो उच्च ऊर्जा स्तर से अगर निम्न ऊर्जा स्तर में आएंगे तो क्या उत्सर्जित करता है? तो ऊर्जा के कण क्या होते हैं, उत्सर्जित करते हैं। अगला हमारा कह रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए बोहर का सूत्र होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आप पढ़ेंगे तो बोहर का सूत्र के लिए हमने यही फॉर्मूला बताया था। इस तरीके से हमने फॉर्मूला बताया था 1/λ = R 1/N1² - 1/N2²। आप जाकर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जहाँ लैम्डा क्या है, तरंगदैर्घ्य है, एच क्या है, रेडबर्ग नियतांक है। अगला आता है परमाणु नाभिक किससे बना होता है?
परमाणु जो नाभिक होता है वो किससे बनता है, तो नाभिक के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, देख लीजिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसी से ना मिलकर बने हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा आता है नाभिकीय बल किस पर आधारित होता है। नाभिकीय बल चार्ज पर आधारित होता है। चार्ज मतलब आवेश पर, ना जी। द्रव्यमान और दूरी पर, इलेक्ट्रॉन पर, कोई नहीं, इलेक्ट्रॉन पे तो नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान और क्या होते हैं, दूरी पर होते हैं जी। रेडियोधर्मिकता, ठीक है ना, किसे कहते हैं, रेडियोधर्मिता किसे कहते हैं, स्थिर नाभिक को, इस अस्थिर नाभिक का स्वतः उत्सर्जन होना, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना, इनमें से कोई नहीं। रेडियो जो धर्मिता है वो अस्थिर नाभिक का स्वतः उत्सर्जन ही क्या कहलाता है, रेडियो धर्मिता कहलाता है। अल्फा कण किस प्रकार के होते हैं, तो अल्फा कण क्या होते हैं, हीलियम नाभिक होते हैं अल्फा कण। अगला यहाँ पे कह रहा है कि बीटा किरणें किससे, किसके उत्सर्जन से उत्पन्न होती हैं। बीटा जो किरणें होती हैं वो किससे, बीटा किरणें किसके उत्सर्जन से उत्पन्न होती हैं, इलेक्ट्रॉन के या न्यूट्रॉन के विघटन से या प्रोटॉन से या अल्फा कण से। तो याद रखें बीटा जो किरणें होती हैं वो न्यूट्रॉन के विघटन से, मतलब टूटने से ही क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। अगला आता है गामा किरणें। गामा किरणें की विशेषताएं क्या हैं, तो गामा किरण की विशेषताएं क्या है, चार्ज धारी कर रहते हैं, मतलब आवेश को धारण करने वाले होते हैं, या उच्च आवृत्ति वाले विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं, या प्रोटॉन होते हैं, या न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो होते नहीं हैं। अधिक चार्ज कहाँ लेते हैं जी, अधिक आवेश थोड़ी नहीं, उच्च आवृत्ति वाले विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। गामा किरणें क्या है, एक उच्च तरंग आवृत्ति वाले विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। अर्ध आयु किसे कहते हैं, हाफ मतलब हाफ लाइफ, अर्ध आयु किसे कहते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है किसी रेडियोधर्मिक तत्वों का नाभिक का आधा समय में विघटन, यही आपका सही हो जाएगा जी। यही आधा समय में जो विघटन होता है यही अर्ध आयु काल कहलाता है, ठीक है ना। तो ये अर्ध आयु काल भी इंपॉर्टेंट है, परिभाषा भी याद कर लीजिएगा। नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं, तो जब बड़ा एक नाभिक दो छोटे नाभिकों में टूट जाता है उसी को ना नाभिकीय विखंडन कहते हैं। विखंडन मतलब होता है टूटना। अगला कह रहा है नाभिकीय संलयन, मतलब जब एक बड़ा छोटे छोटे नाभिक जुड़ जाते हैं और बड़ा नाभिक बनाते हैं, छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाएंगे, ये नाभिकीय संलयन हो जाएगा। डायोड का मुख्य कार्य क्या है, डायोड का मुख्य कार्य क्या है, धारा को केवल एक दिशा में प्रवाहित करना। डायोड का कार्य क्या है जी, डायोड का कार्य धारा को केवल एक ही दिशा में क्या करना, प्रवाहित करना। याद कर लीजिएगा एलईडी किसके लिए क्या है, प्रयोग होता है। एलईडी प्रकाश उत्सर्जन, प्रकाश को उत्सर्जित करता है ना, एलईडी यहाँ पे लगा हुआ है, सब प्रकाश दे रहा है, उत्सर्जित कर रहा है, निकाल रहा है, तो इसीलिए तो प्रयोग करते हैं ना। ट्रांजिस्टर का मुख्य कार्य क्या होता है, तो धारा को बढ़ाना और स्विचिंग, यही इसका क्या है, मुख्य कार्य है ट्रांजिस्टर का। जंक्शन ट्रांजिस्टर में ट्रांजिस्टर के कितने टर्मिनल होते हैं, तो जो जंक्शन ट्रांजिस्टर होते हैं इसमें 3 क्या होते हैं, टर्मिनल होते हैं। डायोड किस प्रकार का उपकरण है, जो डायोड होता है वो एक सक्रिय क्या है, सक्रिय मतलब क्या है, सक्रिय उपकरण है, हमेशा चलने वाला उपकरण है। फोटो डायोड किससे संबंधित होता है, तो फोटो डायोड जो होता है प्रकाश के प्रभाव से धारा को उत्पन्न करना ही फोटो डायोड किसके संबंधित होता है, तो प्रकाश के प्रभाव से धारा उत्पन्न करना ही, धारा उत्पन्न करने से संबंधित होता है फोटो डायोड। ये सब इंपॉर्टेंट है जी, याद कर लीजिएगा। चलिए, तो ये थे हमारे 110 हम कह सकते हैं, ये वास्तव में 111 थे, ठीक है ना, एक जगह थोड़ा नंबरिंग में मिस्टेक हो गया था। 111 हमने अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं। थैंक यू सो मच। मैं पहले तो ये कहूँगा कि आप सभी यहाँ तक इस वीडियो को देखें, और बहुत ही अच्छा लगा मैं आपके साथ वीडियो बनाकर भी, और मैं जानता हूँ भले ही यहाँ पे तो आप नहीं हैं, बट मैं जानता हूँ कि आप सभी वीडियो देख रहे हैं,
तो आपको पसंद भी आए होंगे। अदरवाइज देखिए मैं आपको बता दूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा समझाने वाला होता नहीं है दोस्त, लगभग चीज़ें आपको याद करनी होती हैं। फिर भी जितना हो पाता है उतना हम समझाने का प्रयास करते हैं। कुछ चीज़ें नहीं समझा पाते हैं क्योंकि 1 सेकंड में या 1 मिनट में हम उसको नहीं समझा पाएंगे, उसके लिए बाकायदा टाइम चाहिए और उतना टाइम हम यहाँ पे दे नहीं सकते। इसीलिए हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक करा रहे हैं, उसको भी आप कवर करते हुए चलेंगे। मैं आपको बता दूं इन सभी ऑब्जेक्टिव का PDF नोट्स आपको कहाँ पर मिलेगा ये सुन लीजिए। इन सभी का PDF नोट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। आप लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम का और इंस्टा का। तो तीनों में आप ज्वाइन जरूर हो जाएंगे। फ्री में ज्वाइन करना है, केवल लिंक पे क्लिक करेंगे ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ पे आप जुड़े रहिएगा, आपकी बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी अच्छे तरीके से कराई जाएंगी। समझ गए ना। अदर सब्जेक्ट का भी लिंक आप पढ़ाई कीजिए। और कल हम आपके लिए कुछ बेहतर लाने वाले हैं शाम को, कल शाम को देखिए। चैनल पर नाम का सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मज़े से रहिए, मज़े से खुशी से रहिए, खुशी से पढ़ाई कीजिए। बस मैं यही कहूँगा दोस्त, ठीक है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।